दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब ड्रॉप पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक जो है सीरीज़ शुरू किया है, एक सामान्य ज्ञान विद्यासागर की सामान्य ज्ञान की बुक आती है। उस बुक का जो है मैंने टॉपिक वाइज जो है पहला चैप्टर यानी आदि मानव काल से इसका एक सीरीज़ शुरू किया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग इसके प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। और इसमें जो अंतिम वीडियो जो आपका लास्ट लेक्चर आया था वो था आपका ये इस्लाम एवं ईसाई धर्म, और आज जो है हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। तो आप लोग इस आज के सेशन में आपका स्वागत है, आप बने रहिएगा। और आज जो है ये मौर्य साम्राज्य हम लोग आज पूरा ख़त्म करेंगे। तो टॉपिक वाइज जो है पूरा सेशन हम लोग आदि मानव काल से चलते जा रहे हैं और ये पूरा बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। सारा वीडियोज़ को देखिएगा तो यकीन मानिए आपका जो है इस पर जो है स्टैटिक जगह पर पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है आपका आज का पहला क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक कौन था और वह किस वंश का था। तो मौर्य साम्राज्य से पहले मगध का शासक कौन था और वह किस वंश से था। तो मौर्य साम्राज्य से पहले आप जानते होंगे दोस्तों कि इसका जो शासक था वो था धनानंद था और वो किस वंश से था, नंद वंश से था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का अंतिम शासक जो था वो धनानंद और वो नंद वंश का था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी। तो इसमें जो है दोस्तों आचार्य चाणक्य ने मदद की थी। आप सभी को पता ही होगा कि जो धनानंद था वो आचार्य चाणक्य को क्या किया था, अपमानित किया था, उनका चोटी खींच दिया था। तो जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य जो है उन्हें श्राप दिया था कि एक न एक दिन मैं तुम्हारा साम्राज्य ख़त्म करके रहूँगा, और उन्होंने ऐसा ही किया और उसके जगह पे नया साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चाणक्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, प्रधानमंत्री थे और एक सलाहकार भी थे कह सकते हैं। चाणक्य और किस नाम से जाना जाते थे, तो चाणक्य जो है ये कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से, कौटिल्य के नाम से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध दोस्तों ये ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र थे, किंतु बुद्ध एवं जैन परंपरा के अनुसार वे क्षत्रिय थे। तो ब्राह्मण परंपरा में आपको पता है कि 4 तरह का वर्ण है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। तो ऐसा करके जो है उस परंपरा के हिसाब से ये शूद्र थे, लेकिन बौद्ध एवं जैन परंपरा के अनुसार ये क्षत्रिय थे। नेक्स्ट है चाणक्य किस वर्ण का था। तो चाणक्य जो है आपका ये ब्राह्मण वर्ग के थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, यानी पटना, जो आज के डेट में पटना है। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो चाणक्य ने दोस्तों ये अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इनका बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, तो उसका जो है चाणक्य जो है वो रचना किए थे। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र में दोस्तों मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति एवं सरकार चलाने की कला, तो इसका वर्णन मिलता है कि मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी और सरकार चलाने की कला क्या होती है। तो आज के डेट में लोग जो है वो मतलब उसको एक चाणक्य का जो है एक राजनीति के बुक के रूप में भी उसको जानते हैं कि आपको सरकार कैसे चलाना है, उसके बारे में जो है आप उससे भली भांति जो सीख सकते हैं उस बुक से। सेल्यूकस कौन था। तो सिकंदर महान का सेनापति। तो सेल्यूकस कौन था, सिकंदर महान का सेनापति एवं पश्चिमोत्तर भाग का शासक था। तो सिकंदर महान जो थे, सेल्यूकस जो थे वो सिकंदर महान के सेनापति थे और पश्चिमोत्तर भाग के शासक भी थे। मेगास्थनीज कौन था। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत थे। तो मेगास्थनीज कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर जो थे उसके राजदूत थे, ये ध्यान रखना है। मेगास्थनीज ने किस किताब की रचना की थी। दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका जो है नामक किताब की जो है इन्होंने रचना की थी। अब है कि जूनागढ़ यानी गुजरात स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील स्थित है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जो तो दोस्तों जैन धर्म का ग्रहण किया था। कौन सा धर्म, तो इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। किसके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन धर्म ग्रहण किया था। तो किसके संपर्क में, तो जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। तो मौर्य काल में आपका शिक्षा का सबसे बड़ा जो आपका केंद्र था दोस्तों वो तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला में था।
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार और कहाँ हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु दोस्तों श्रवण बेलगोला यानी मैसूर नामक स्थान पर अनशन यानी उपवास करने के दौरान इन्होंने अपना शरीर का क्या किया था? त्याग किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो श्रवण बेलगोला यानी मैसूर नामक स्थान पर हुआ था और ये वहाँ पे अनशन कर रहे थे यानी उपवास कर रहे थे और उपवास करते करते अपना शरीर का त्याग कर दिए। उस पहाड़ी का क्या नाम है जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किया था? तो वो कौन सा पहाड़ी था? वो चंद्रगिरी था। कौन सा था दोस्तों? चंद्रगिरी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है दोस्तों वो 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने मगध में जो है दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी बिंदुसार हुआ। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र? बिंदुसार। यूनानियों ने बिंदुसार को कौन सा नाम दिया था? तो जो यूनानी लोग थे वो बिंदुसार को अमित्रघात का नाम दिए थे। कौन सा नाम दिए थे? अमित्रघात। बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना? तो दोस्तों बिंदुसार जो है मगध साम्राज्य का शासक कब बना था? 298 ईसा पूर्व में। कब बना था? 298 ईसा पूर्व में। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो बिंदुसार का नाम क्या यूनानी लोग दिए थे? अमित्रघात। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला, यानी जो शत्रु का नाश कर दे उसे अमित्रघात कहते हैं। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो कहा जाता है कि बिंदुसार के जो 100 पुत्र थे दोस्तों। इसमें से जो राजकुमार असीम था उसका सबसे बड़ा पुत्र था और उससे छोटा कौन था? अशोक था। यानी सबसे बड़ा राजकुमार और उससे छोटा अशोक। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल कौन था? यानी बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला था उसका शासक कौन था? उसका शासक बिंदुसार का बड़ा बेटा यानी राजकुमार सुसीम था। तो बिंदुसार का जो बड़ा बेटा राजकुमार सुसीम जो है वो तक्षशिला का जो है वो शासक था दोस्तों। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था? यानी अशोक कहाँ का शासक था? तो ये उज्जैन का शासक था। अशोक कहाँ का था? उज्जैन का। बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों? तो बिंदुसार के शासनकाल में दोस्तों जो तक्षशिला था जिसमें उसका बड़ा बेटा यानी राजकुमार सुसीम जो वहाँ पे शासन कर रहा था तो वहाँ पे विद्रोह हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि राजकुमार जो सुसीम था उसके कुशासन के कारण हुआ था, यानी वो अच्छा शासन नहीं कर रहा था जिसके कारण वहाँ पे विद्रोह हो गया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह के दमन के लिए किसे भेजा गया? तो जब तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था तो उसका दमन के लिए किसे भेजा गया? तो उसके दमन के लिए सम्राट अशोक को ही भेजा गया। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से किस चीज़ की मांग की थी और उसका उत्तर क्या मिला था? तो बिंदुसार ने, ये बहुत फेमस मांग था कि बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। लेकिन क्या हुआ? सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर भेज दिया किंतु दार्शनिक भेजने पर असमर्थता जताई। यानी इन्होंने क्या किया? शराब और अंजीर तो भेज दिया लेकिन दार्शनिक ये नहीं भेजे। दार्शनिक भेजने में ये क्या कर दिए? असमर्थता जाहिर किए, क्योंकि यूनानी विधि के अनुसार क्या होता है? दार्शनिकों का क्रय विक्रय जो है वो वर्जित था, इसलिए उन्होंने दार्शनिक को नहीं भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे दोस्तों। कितने? 2। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार सुसीम यानी बिंदुसार का बड़ा बेटा को ही भेजा गया। पहला विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया था? तो बिंदुसार दोस्तों 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कब से कब तक? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंदुसार की मृत्यु दोस्तों 273 ईसा पूर्व में हुई है। कब हुई है? 273 ईसा पूर्व में। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो जब बिंदुसार की मृत्यु हो गया दोस्तों तो मौर्य साम्राज्य का शासक फिर किसको बनाया गया? तो अशोक को बनाया गया, जो बिंदुसार का दूसरा पुत्र था। पहला पुत्र कौन था? राजकुमार सुसीम था, लेकिन उसे जो है यहाँ पे शासक नहीं बनाया गया, अशोक को बनाया गया। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का शासन 273 ईसा पूर्व में बना। कब बना था? 273 ईसा पूर्व में। और दोस्तों ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए आप लोग इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए। अरे आप यकीन मानिए आपको ज़रूर इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा।
अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों अशोक का राज्याभिषेक जो है मगध के शासक बनने के 4 वर्ष बाद यानी 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये राजा 273 में बन गया था, लेकिन 4 वर्ष बाद यानी 269 में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। अशोक को राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा था? तो दोस्तों अशोक को अपना राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों का वध करना पड़ा था। आप जैसा कि जानते हैं कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, तो 100 पुत्र में से चूंकि पहले तो ये था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसमें से बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का युद्ध करके फिर जब अकेले बचा तब जो है ये राजा बना। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी दोस्तों वही पाटलिपुत्र यानी पटना ही थी। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम दोस्तों ये था आपका शुभद्रांगी यानी धर्मा। कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में जो श्रीनगर शहर है इसकी स्थापना जो है वो अशोक ने की थी दोस्तों। किसने की थी? अशोक ने। कलिंग को विजय किसने और कब किया था? तो कलिंग को विजय जो है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को अशोक ने जीत लिया था दोस्तों। किस युद्ध के पश्चात अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये सबसे फेमस युद्ध है कलिंग के युद्ध के बाद, क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ था? भीषण नरसंहार हुआ था और अशोक का मन जो है द्रवित हो हुआ था इतना सारा जो है नरसंहार देख करके। किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो ये जो कलिंग युद्ध था दोस्तों इसी के बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? तो किसने जो है इसमें बौद्ध धर्म में शामिल कराया था? तो उपगुप्त ने, जो एक बौद्ध भिक्षु था, वो जो है अशोक को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म दोस्तों? शैव धर्म का। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था और ये अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो जो आजीवक लोग होते थे उनका रहने का जो है निर्माण जो है कहाँ पर करवाया था? तो बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में जो है अशोक जो है उनके रहने के लिए जो है वो निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप दोस्तों आपका अशोक ने ही बनवाया था। भारूद का स्तूप, तो भारूद का स्तूप जो है यह भी आपका अशोक ने बनवाया था। धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी और क्यों? तो धर्म महापात्र की नियुक्ति अशोक ने, उनका कर्तव्य अशोक के धर्म का प्रचार करना था और लोगों को बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट करना था। तो अशोक जो है यही जो है आपका क्या किए थे? अशोक धर्म महापात्रों का जो है वो नियुक्ति किया था। और क्यों नियुक्ति किया था? क्योंकि उनका ये कर्तव्य था कि अशोक के जो धर्म था उसको ये प्रचार करना था और लोगों को बौद्ध धर्म की ओर क्या करना था? आकृष्ट करना था। 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने कहाँ बनवाया था? तो आप लोग देखे होंगे 4 सिंहों का शीर्ष का स्तंभ, तो ये जो है सारनाथ में बनवाया था, जिसे हम लोग अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अशोक का धम्म क्या है? तो धम्म संस्कृत शब्द धर्म का एक प्राकृतिक रूप है जिसे अपनाकर मनुष्य क्या बन सकता है? सदाचारी बन सकता है। तो अशोक का एक शब्द था, मतलब धम्म था, धम्म एक संस्कृत शब्द था जो क्या है? एक प्राकृतिक रूप है संस्कृत शब्द का, जिसका मतलब होता है कि ये मनुष्य को मतलब मनुष्य इसको अपनाएगा तो क्या बन जाएगा? सदाचारी बन सकता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपना बेटा और बेटी को जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ? श्रीलंका भेजा था। किसको? पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो अशोक का इतिहास का संपूर्ण जानकारी दोस्तों इसके अभिलेख से मिलती है, चूँकि अशोक ने क्या है बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे तो उससे मिलती है। अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किस साधनों का उपयोग किया था? तो अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या है? विभिन्न स्थानों पर शिलाओं तथा स्तंभों पर धर्म के विचार से लिखवाया था। तो धर्म का विचार जो अलग अलग शिला और स्तंभों पर ये क्या किया था? लिखवाया था। अशोक के अभिलेखों को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अशोक का जो अभिलेख था दोस्तों इसको आपको अलग अलग 3 रूप में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। कितने रूप में? 3 रूप में। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक यानी टोटल 4 लिपि में लिखे गए थे दोस्तों। अफगानिस्तान से किस लिपि के अभिलेख मिले हैं? तो अफगानिस्तान से दोस्तों आपका ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो अफगानिस्तान से देखने को मिला है। अशोक के शिलालेख कितने हैं? इन्हें पढ़ने में सर्वप्रथम किस सफलता मिली? तो अशोक का दोस्तों टोटल 14 अभिलेख है और इसको पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़ने में उनको सफलता मिली।
और यह कहाँ है 8 स्थानों में पाया गया है। ये जो टोटल 14वां आपका अभिलेख है वो 8 स्थानों में पाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल भी आपका बना हुआ है। जैसे पहला आपका शिलालेख जो शहबाजगढ़ी यानी जो आज के डेट में स्थान पेशावर जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, और इसमें विषय क्या था, पशुवध निषेध एवं निंदा। दोस्तों क्वेश्चन इससे भी आता है। दूसरा जो अभिलेख था वो मानसेरा था, और ये कहाँ मिला था, ये हजारा यानी जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। और इसमें विषय क्या था, इसमें विषय था आपका पशु एवं मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख था कि पशु और मनुष्य दोनों का कैसे चिकित्सा होता था, कैसे इलाज होता था। तीसरा जो है दोस्तों ये है आपका गिरनार। तो गिरनार जो है ये कहाँ था, ये जूनागढ़, ये भी काठियावाड़ जूनागढ़ में है। और इसमें क्या था आपका विषय, इसमें विषय था आपका कि धर्म के धार्मिक नियमों का उल्लेख, यानी जो भी धर्म के धार्मिक नियम था उसका इसमें उल्लेख किया गया था। इसका जो चौथा अभिलेख था वो क्या था दोस्तों, ये कहाँ पे था, ये आपका पुरी जिला में था, यानी उड़ीसा पुरी में था। और ये जो है इसमें क्या विषय था, तो धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख था इसमें, यानी बाकी जो नियम रह गए थे उसका उल्लेख इसमें किया गया था। नेक्स्ट है आपका 5वां कालसी। तो कालसी जो है कहाँ मिला है आपका, ये देहरादून में मिला है। और इसमें क्या है विषय, इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। क्या है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति का। नेक्स्ट है छठा जौगढ़। तो जौगढ़ कहाँ मिला आपको, ये गंजाम। कहाँ है ये गंजाम, आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या था विषय, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। इसमें क्या दिया गया था, आत्मनियंत्रण, यानी आपको जो है सेल्फ ये कंट्रोल कैसे करना है। नेक्स्ट है सोपारा। तो सोपारा आपने सुना होगा, नाला सोपारा। तो ये जो है ठाणे यानी महाराष्ट्र में जो है ये जगह स्थित है। और इसमें क्या विषय था, इसमें विषय था अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख था कि अशोक जो है कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किया था उसका उल्लेख था। और नेक्स्ट है लास्ट है आपका एरागुड़ी। तो एरागुड़ी कहाँ है, ये आपका कुर्नूल यानी आंध्र प्रदेश में है। और इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का ही जो है इसमें भी वर्णन है। तो इसमें टोटल आपको जो है 8 अभिलेख देखने को मिला। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। अशोक के 9वें से 14वें शिलालेख में किन विषयों का वर्णन है। तो हम लोग 8 तो देख लिए थे, अब 9 से लेकर 14 जो बच गया है उसमें किस किस विषय का वर्णन था, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो 9वें शिलालेख में जो है 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में राजा तथा पदाधिकारी को हर समय प्रजा के हित में सोचने का उल्लेख है। फिर आपका जो है वो 11वां शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। 12वें शिलालेख में सभी धर्मों का समान रूप से करने का उल्लेख है। और आपका जो है वो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है कि 13वें शिलालेख में कि कैसे अशोक जो है वो कलिंग युद्ध में पूरा खारवेल को जीत लिया था और जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। फिर आपका जो 14वें में अंतिम शिलालेख है इसमें जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो ये आपका जो है टोटल 1 से 14 शिलालेखों का विषय जो है यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के लघु शिलालेख से कौन सी जानकारी मिलती है। तो इसका जो लघु शिलालेख है उससे आपको कौन सा जानकारी मिलती है, इसके व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब लघु शिलालेखों की संख्या कितनी है और ये कितने स्थानों में पाए गए हैं। तो लघु शिलालेखों की संख्या दोस्तों ये 13 है और ये निम्नलिखित स्थान में पाए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको टेबल में दिया हुआ है। जैसे कि आपका मान लीजिए कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मास्की। तो मास्की जो है ये लघु शिलालेख ये कहाँ पाया गया है, रायचूर यानी आंध्र प्रदेश में। दूसरा है आपका भबरू। भबरू जो है ये कहाँ आपका जयपुर राजस्थान में पाया गया है। नेक्स्ट है आपका एरागुड़ी। तो एरागुड़ी आपका ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पाया गया है। फिर आपका ब्रह्मगिरी ये आपका कर्नाटक में पाया गया है। फिर आपका सिद्धपुर ये भी कर्नाटक में पाया गया है। फिर जो है आपका ये सासाराम ये आपका बिहार में पाया गया है। सासाराम तो जानते ही होंगे, बिहार। फिर जो है दोस्तों आपका गुर्जरा ये जो है आपका वो दतिया में पाया गया है, मध्य प्रदेश। फिर जो है आपका 8वां जो है वो गोवी मठ। तो ये गोवी मठ जो है दोस्तों ये आपका मैसूर में पाया गया है यानी कर्नाटक। फिर आपका है अहरौरा ये आपका 9वां है। तो ये जो अहरौरा है ये आपका मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। फिर आपका 10वां रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ है आपका, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पाया गया है। फिर आपका राजुल मंडीगिरी। ये राजुल मंडीगिरी कहाँ पाया गया है, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पाया गया है। फिर है आपका जटिंग रामेश्वर। तो जटिंग रामेश्वर कहाँ पाया गया, ब्रह्मगिरी के पास यानी कर्नाटक में। और आपका लास्ट जो है अंतिमवा 13वां जो है ये पालीगुंडू। तो पालीगुंडू जो है ये आपका मैसूर कर्नाटक में पाया गया है। तो दोस्तों ये आपका जो है टोटल 13 का 13 लघु शिलालेख है अशोक का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं और ये किन स्थानों पर पाए गए हैं। तो अशोक का स्तंभ लेख दोस्तों ये इसकी संख्या 7 है और ये भारत के 6 अलग अलग स्थानों में पाए गए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, 7 हैं। ये भारत के 6 अलग अलग स्थानों में पाए गए हैं। अब आइए देखते हैं वो कहाँ कहाँ हैं।
तो पहला है आपका तोपरा, और ये कहाँ पाए गए? तो हरियाणा के अंबाला ज़िले के तोपरा में 2 स्तंभ लेख मिले हैं। तो हरियाणा के अंबाला ज़िले में 2 आपको स्तंभ लेख मिला है। तो टोटल 7 था, 7 में से 2 जो है आपका हरियाणा में ही मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका मेरठ। तो इस सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो मेरठ जो है आपका उत्तर प्रदेश में पाया गया है। फिर जो है आपका प्रयाग, तो प्रयाग ये जो आपका उत्तर प्रदेश में ही है। फिर जो है आपका लौरिया अरेराज, तो लौरिया अरेराज ये आपका चंपारण बिहार में है। फिर लौरिया नंदगढ़ ये भी आपका चंपारण बिहार में है। फिर आपका लास्ट रामपुरवा, तो रामपुरवा जो है ये भी आपका चंपारण बिहार में है। तो इस तरीके से अशोक के 7 स्तंभ लेख थे। अब है स्तंभ लेख में किस प्रकार का विवरण मिलता है? तो अशोक का जो स्तंभ लेख है इसमें किस प्रकार का विवरण मिलता है? तो इसमें जो है धर्म यानी धर्म का प्रचार, साधन एवं उपाय, ये सब जो है इसमें देखने को मिलता है। लघु स्तंभ लेख से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो लघु स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, लघु स्तंभ लेख जो है इसे किस प्रकार का जानकारी मिलती है? इससे अशोक की राजकीय घोषणाओं का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? तो राजकीय घोषणाओं का। और इसका जो प्रमुख लेख है वो आपका टोटल 6 है, और इसका स्थान भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है वो सारनाथ है, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दूसरा आपको मेरठ है, ये भी उत्तर प्रदेश में। तीसरा आपको कौशाम्बी है, ये भी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। फिर जो है आपका देखने को मिलेगा रुमिनदेई, तो रुमिनदेई आपको कहाँ है? ये आपका नेपाल का तराई क्षेत्र में है। फिर जो है सो आपका है निगलीवा, तो निगलीवा कहाँ है? ये निगाली सागर यानी नेपाल में है। फिर लास्ट है आपका इसका रानी का स्तंभ लेख, तो रानी का स्तंभ लेख ये आपको इलाहाबाद के किले में देखने यानी प्रयागराज के किले में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का गुहा लेख किस स्थान पर पाया गया है? तो ये जो है दोस्तों, यह लेख गया यानी बिहार के निकट बराबर की पहाड़ियों में पाया गया है। चूँकि आपको पता होगा कि अशोक ने जो है गुहाओं के लिए, 4 गुहाओं के लिए क्या है, गुफा बनवाया था वहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में, अपने आजीविका को लिए उनको दान दिया था। तो यह लेख गया बिहार के निकट बराबर की पहाड़ियों में है। इन गुहाओं यानी गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को क्या किया था? दान किया था। मौर्य साम्राज्य कितने राज्यों में बटा था? तो दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य है ये आपका 5 राज्यों में बटा हुआ था। पहला था आपका उत्तरप्रथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा था कलिंग, इसका राजधानी आपका जो है वो तोसली था। क्या था? तोसली। फिर आपका था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी आपका स्वर्णगिरी थी। फिर आपका था मध्य प्रदेश या प्राची, इसकी राजधानी आपका पाटलिपुत्र थी। सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश, इसकी राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। तो क्या कह रहा है? मगध को प्राची कहा जाता था। अब पाटलिपुत्र ही केंद्रीय प्रशासन की राजधानी थी। तो मगध को क्या कहा जाता था? प्राची। यानी यहाँ पे जो प्राची यानी मध्य देश या प्राची कह रहे हैं, इसको मगध को बोला जाता था। और पाटलिपुत्र क्या था? ये केंद्रीय राजधानी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था? तो इसका जो केंद्रीय प्रशासन था दोस्तों ये किस प्रकार का था? तो प्रशासन की सारी शक्ति राजा के पास होती थी। मुख्यतः उसके पास वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक एवं सैनिक मामलों का पूरा अधिकार था। तो ये जो राजा होता था इसके पास क्या क्या अधिकार होता था? तो वैधानिक अधिकार, कार्यकारी अधिकार, न्यायिक और सैनिक मामलों का भी पूरा अधिकार जो है वो होता था। मौर्य काल में सम्राट यानी राजा की सहायता के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? तो राजा का सहायता के लिए दोस्तों इसमें एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, जैसे आज के डेट में होता है, जिसमें मंत्रियों की संख्या 18 थी। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज को 18 मंत्रियों में प्रमुख स्थान दिया गया था। तो ये जो 18 मंत्री थे उसमें प्रमुख स्थान में कौन कौन थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज जो है ये सबसे टॉप स्थान पे होते थे। फिर है आपका इसी प्रकार प्रशासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी। तो 18 मंत्री परिषद था, 18 संख्या था मंत्रियों का, तो हर एक मंत्री का अपना अपना एक एक क्या था? आपका विभाग था, जिन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये जो अलग अलग विभाग थे 18, इनको तीर्थ बोला जाता था। प्रत्येक विभाग का प्रधान आमत्य कहलाता था। अब प्रत्येक विभाग का जो आपका प्रधान होता था, हेड होता था, उसको आमत्य कहते थे। तो एक एक जो कीवर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, चूँकि जो टर्मिनोलॉजी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कौन कौन से पद थे? अब इनका जो मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद था इसमें कौन कौन सा पद था? तो पहला पद था आपका मंत्री। तो मंत्री कौन होता था? शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, जिसको प्रधानमंत्री जो भी कह सकते थे, जो कि विषयों पर राजा को परामर्श देता था। नेक्स्ट है आपका पुरोहित। अब पुरोहित जो है ये कौन होते थे? राजा को परामर्श देने वाले। फिर है सेनापति, जो सेना का संगठन था, युद्ध का प्रबंध करने वाले होते थे,
फिर युवराज, राजा को प्रत्येक कार्य में क्या सहायता देने वाला को युवराज कहा जाता था। फिर आपका समाहर्ता, तो समाहर्ता कौन था, कर एकत्रित करने वाला, अभी भी आपने सुने होंगे। समाहरणालय यानी समाकर्ता, समाहर्ता यानी जो डीसी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर, तो उनका भी काम यही होता है। फिर आपका सन्निधाता, सन्निधाता कौन होता था, कोषाध्यक्ष यानी दीवान कह सकते हैं। फिर व्यवहारिक यानी न्यायाधीश यानी जज। फिर दंडपाल यानी पुलिस का प्रधान अधिकारी यानी जो पुलिस का जो टॉप लेवल का अधिकारी होता था। फिर जो है आपका पौर, पौर यानी जो राजधानी का शासक होता था, जैसे आज भी सुनते होंगे कि दिल्ली में आपको महापौर देखने को मिलेगा, यानी जितनी राजधानी उसमें। फिर आपका अंतवर्षिक, तो अंतवर्षिक कौन होता था, यानी अंतःपुर का रक्षक। फिर आपका प्रदेष्टा, प्रदेष्टा आपका कौन होता था, ये नैतिक अपराधों का प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख न्यायाधीश, यानी नैतिक अपराध कोई किया है तो उसका प्रमुख न्यायाधीश ये होता था, उसमें फैसला सुनाने के लिए। फिर है नायक, तो ये नायक जो है ये कौन होते थे, तो नगर का प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था, नायक। फिर है प्रशास्ता, प्रशास्ता कौन होता था, पुलिस विभाग का अध्यक्ष, पुलिस विभाग का अध्यक्ष को प्रशास्ता बोला जाता था। फिर है दुर्गपाल, तो दुर्गपाल कौन होता था, किले का रक्षक, यानी जो किला का रक्षा करता था उसको जो है दुर्गपाल बोला जाता था। फिर है कर्मांतिक, तो कर्मांतिक कौन होता था, कारखाने का अधिकारी अथवा उद्योग मंत्री, यानी जिसको हम लोग आज के डेट में उद्योग मंत्री भी कह सकते हैं। फिर आपका अंतःपाल, तो अंतःपाल कौन होता था, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला, तो जो देश की सीमाओं की रक्षा करता था उसे अंतःपाल कहते थे। फिर मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होता था, तो मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का प्रधान होता था, कौन होता था, मंत्री परिषद का प्रधान। फिर लास्ट है दोस्तों आपका आठवीं, तो आठवीं कौन होता था, जंगल विभाग का अध्यक्ष, तो जो जंगल विभाग का अध्यक्ष होता था उसको आठवीं कहते थे। तो इस तरीके से टोटल 18 जो है वो विभाग हो गया, और हर एक विभाग के लोगों को क्या क्या कहा जाता था और उसका क्या मतलब होता है यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में आम जनता की भाषा क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य में आम जनता की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी दोस्तों। मौर्य शासनकाल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था, मुख्य पेशा कृषि था। मौर्य शासनकाल में कृषक अपनी उपज का कितना भाग कर के रूप में दान कर देते थे, तो ये जो है अपना कितना भाग, 1/4 भाग जो टैक्स के रूप में देते थे। मौर्य शासनकाल में पाटलिपुत्र के अधिकतर भवन किस चीज़ के बने हुए होते थे, तो अधिकतर जो भवन है दोस्तों वो लकड़ी के बने हुए होते थे, किस चीज़ के, लकड़ी के। मौर्य काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था और वह किस चीज़ का बना होता था, तो इसमें जो आपका दोस्तों पन चांदी का बना होता था। तो इसमें जो सिक्का प्रचलित था उसका नाम था पन, और ये किस चीज़ का बना होता था, तो ये चांदी का बना होता था। तो दोस्तों ये रहा आपका मौर्य काल। तो ये मौर्य साम्राज्य से आपका जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सॉरी दोस्तों और है क्वेश्चन, अशोक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था, तो ये जो है दोस्तों 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कब से कब तक, तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन हुआ, तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट जो है वो सम्राट अशोक को माना गया। मौर्य काल में ऊनी वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो ऊनी उत्पादन का मुख्य केंद्र दोस्तों ये कश्मीर था, कहाँ था, कश्मीर। मौर्य वंश का शासन कब समाप्त हुआ, तो इसका शासन है दोस्तों 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। कब हुआ, 185। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन, तो मौर्य वंश का आपका अंतिम शासक जो है ये वृत्रथ था, कौन था, वृत्रथ। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के ह्रास का क्या कारण था, तो अशोक के बाद जो है बौद्ध धर्म जो धीरे धीरे खत्म क्यों होने लगा, या कम क्यों होने लगा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं में अनैतिक गुणों का वृद्धि हो गया था, इसलिए जो है बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था। मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी, तो मौर्य वंश के बाद जो है दोस्तों ये शुंग वंश की नींव पड़ी थी, किसका, शुंग वंश। शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने, जो मौर्य साम्राज्य का मंत्री था। तो मौर्य साम्राज्य का जो मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, वही जो है आपका शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों रहा आपका मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य आपका यहाँ समाप्त हुआ। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज जो हम लोग चलते जाएंगे, आदि मानव काल से शुरू करके आपका ये पूरा बुक का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिसलेनियस सारा चीज़ एक एक चीज़ कवर करेंगे। तो बस आप लोग इसका प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आप सभी को धन्यवाद।